नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आज हम बात करेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण देखिए, स्वरों का वर्गीकरण कल भी हमने चर्चा की है। स्वरों के वर्गीकरण की सबसे पहले हम बात करते हैं काल या मात्रा के आधार पर। काल या मात्रा के आधार पर, काल या मात्रा के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। ये तीन प्रकार के स्वर होते हैं काल या मात्रा के आधार पर। सबसे पहले हमें ये जानना है, एक शब्द है काल और एक है मात्रा। ये दो शब्द हैं, काल और मात्रा। काल का अर्थ होता है समय, मात्रा क्या है इसलिए इसे साथ में रखा गया है। मात्रा उसे कहते हैं किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाला जो समय होता है उसे मात्रा कहा जाता है। स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है? मात्रा। तो इसीलिए इसे काल या मात्रा के आधार पर कहा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं इनकी चर्चा कर लेते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण सबसे कम समय में होता है, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा के बराबर समय लगता है। कितनी मात्रा के बराबर समय? एक मात्रा के बराबर समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, जो निम्न प्रकार से है। अ, ई, उ और ऋ। ये 4 हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। नंबर 2 बात करते हैं दीर्घ स्वरों की। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है। कितना समय लगता है? ह्रस्व से दुगना समय लगता है, अर्थात 2 मात्रा के बराबर समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7। ये काल या मात्रा के आधार पर है दीर्घ स्वरों की संख्या 7। और वो कौन कौन से होते हैं देखिएगा। आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। ये हमारे काल या मात्रा के आधार पर दीर्घ स्वर होते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। आगे बात करते हैं प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना अधिक समय लगता है। कितना? 3 गुना अधिक समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इन अर्थात 3 मात्रा के बराबर समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। इसका उदाहरण वैदिक काल में मिला था। वर्तमान में साधारण रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। वैदिक काल में इसका जो उदाहरण मिला था वो है ओम। वो क्या है? ओम। ओम, ये वैदिक काल में इसका उदाहरण मिला था। वर्तमान में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि इसके उच्चारण में अधिक समय लगता है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन एक सामान्य तौर पर इसका प्रयोग किया जाने लगा है। जैसे हम सांस्कृतिक गीतों में, गालियों में, किसी को आवाज देने में, चीखने में, चिल्लाने में या रोने में इनका प्रयोग किया जाता है। ये हैं हमारे काल या मात्रा के आधार पर स्वर। तो देखिए, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं
पुलित स्वरों का निर्माण करने के लिए हमें कैसे करना होता है पुलित स्वरों का निर्माण, ये देख लीजिए। ये हमारा क्या है, ओ है, ये मैं हलंतम है, तो मैं को हम लोप कर देते हैं। मैं में हलंत लगने के कारण इसका लोप हो जाता है। संस्कृत में एक सूत्र होता है हलंत्यम सूत्र, या तस् लोप सूत्र के माध्यम से इसका लोप हो जाता है। बस ये स्थिति बनती है। इसका कहने का मतलब है कि हम किसी भी स्वर के आगे 3 लिख सकते हैं। हिंदी का 3 लिखने पर पुलुत स्वर का निर्माण हो जाता है। पुलुत स्वर का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अर्थात हम किसी भी दीर्घ या ह्रस्व स्वर के आगे हम हिंदी का 3 लिख देते तो वो पुलुत स्वर बन करके तैयार हो जाता है। आगे देखिए, आगे चर्चा करते हैं हम जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। किसके आधार पर, जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीव के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अग्रस्वर, कौन से, अग्रस्वर। नंबर 2 मध्य स्वर। नंबर 3 पश्च स्वर। अग्र का अर्थ होता है आगे, पश्च मध्य का अर्थ होता है बीच में, और पश्च का अर्थ होता है पीछे। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमारी जो जीभ होती है उसकी आकृति किस प्रकार होती है। कि जीभ हमारे मुख में इस प्रकार से पड़ी रहती है। ये हमारा मुख है, इस प्रकार से ये पड़ी रहती है। ये हमारी क्या है, जीभ है। अगर हम अग्र स्वरों का उच्चारण करते हैं तो जीभ का जो ये आगे वाला हिस्सा है इसकी आकृति इस प्रकार से हो जाती है। ये अग्र स्वर का चिन्ह है। अगर हम मध्य स्वर की बात करें तो ये जो जीभ की आकृति है ये यहाँ से भी और यहाँ से दोनों तरफ से मुड़ जाती है, और इस प्रकार हमारा मध्य स्वर का चिन्ह होता है। अब हम बात करते हैं पश्च स्वर। तो हमारा पश्च स्वर जीभ इस प्रकार की होती है, तो ये जीभ पीछे से थोड़ा सा ऊपर उठने की कोशिश करती है। अगर ये हमारे कंठ में जाकर के अगर जुड़ी ना होती तो ऐसा लगता कि ये निकल करके बाहर चली जाए, ऐसी स्थिति हो जाती थी। तो ये इन तीनों के क्या है, चिन्ह है। अब बात करते हैं अग्र स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग क्या होता है, सक्रिय रहता है, उन्हें अग्र स्वर कहा जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग सक्रिय होता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं, अग्र स्वर कहा जाता है। और जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग सक्रिय रहता है, जीभ का कौन सा भाग, मध्य भाग सक्रिय रहता है, उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग सक्रिय रहता है उन्हें क्या कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं। अब देखिए, हम जानते हैं कि अग्र स्वर कौन से हैं, मध्य स्वर कौन से हैं और पश्च स्वर कौन से हैं। तो देखिएगा, तो देखिए ये हमारे अग्र स्वर हैं, ये हमारा मध्य स्वर है और ये हमारे पश्च स्वर हैं। तो देखिए, हम इन्हें ऐसे तो याद रख नहीं सकते, लेकिन हम इन्हें एक ट्रिक का प्रयोग करके इनको याद रख सकते हैं। देखिए, ए के बाद क्या आता है, आ के बाद क्या आता है, ई के बाद क्या आता है, ओ के बाद क्या आता है, ए, और ए के बाद क्या आता है, ओ। तो देखिए, हमने इस
ट्रिक का प्रयोग किया है जीव के आधार पर, जिससे हमें ये याद रह जाए। जो इस ट्रिक से एम, छोटा एम बन चुका है, एम फॉर मंकी, एम फॉर मंकी, क्या एम फॉर मंकी, देखो एम फॉर मंकी बना है। तो मंकी क्यों बनाया है मैंने एम फॉर मंकी, क्योंकि मंकी के भी पूंछ होती है और इस एम के भी पूंछ हो, इसलिए मैंने इस एम का प्रयोग किया है। नहीं तो एम फॉर में मैन भी बना सकता था, लेकिन मैंने एम फॉर मंकी ही बनाया है। इसी कारण से हम क्या जीव के आधार पर इन स्वरों का क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम होठों के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। यह है हमारा जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। आगे चर्चा करते हैं हम होठों के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देखिए आगे बात करते हैं होठों के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। होठों के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। होठों के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वृत्ताकार, दूसरा होता है अवृत्ताकार। ये होठों के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक तो वृत्ताकार, दूसरा अवृत्ताकार। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं वृत्त। वृत्त माने वृत्त प्लस आकार, वृत्त प्लस आकार। देखो ये शब्द बनकर के तैयार हुआ है, यहाँ देख लीजिए, ये वृत्त है और ये आकार है, ये दोनों शब्द से मिलकर बना है वृत्ताकार। वृत्त का अर्थ होता है गोल, वृत्त का अर्थ क्या होता है, गोल। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, होठ गोल हो जाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ क्या हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं, उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा ऊ ऊ ऊ, देखिए होठ कैसे गोल हो रहे हैं। तो बात करते हैं ऊ ऊ, देखिए इसमें भी बड़ा और ऊ से मिलकर बना है ओ और औ। ये क्या कहलाते हैं, ये हमारे वृत्ताकार स्वर हैं। ये हमारे कौन से हैं, वृत्ताकार स्वर हैं। ए माने नहीं। देखो दूसरे की बात करते हैं, अवृत्त प्लस आकार, यानी कि जिसमें होठ गोल नहीं होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोल नहीं होते हैं, उन्हें अवृत्ताकार कहा जाता है। बाकी सारे शेष ए, आ, ई, ऐ सभी स्वर अवृत्ताकार होते हैं। क्या होते हैं, अवृत्ताकार होते हैं। क्या होते हैं, अवृत्ताकार होते हैं। इस प्रकार हम जान सकते हैं हमारे वृत्ताकार कौन से हैं और अवृत्त। तो देखिए आज हमने इतना सा ये वर्गीकरण किया है। कल हम थोड़ा सा और थोड़ी सी मेरे पास में बोर्ड वगैरह की समस्या है, तो मैं अभी आपको उसी हिसाब से ये छोटी छोटी क्लासें दे रहा हूँ। तो मेरे पास में थोड़ी सी और सुविधा हो जाएगी 2-4 दिन के बाद में, तो मैं आपको लंबी लंबी क्लासें दूंगा, 1-1 1.5 घंटे की क्लासें। तो फिर हम ब्रेक के बाद कल मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।